नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। सवाल जवाब का ये 44वां एपिसोड है और लगातार आप लोगों के सवालों का जवाब इस एपिसोड के माध्यम से, इस पूरे सीरीज के माध्यम से आप लोगों तक ले आते हैं। आज भी आपके सवालों से इसकी शुरुआत करेंगे। उसके पहले आपको बता दें, आज हमने जो आपका प्लांटेशन ड्राइव है उसकी शुरुआत कर दी। 6 जुलाई का दिन है और ये प्लांटेशन ड्राइव 6 जुलाई के दिन रखने का कारण ये है, जैसा मैंने कई वीडियोस में बोला भी है, कि श्री अनिल माधव दवे जी जो थे उनका एक बर्थ एनिवर्सरी आ जाता है। वो 2017 में मई के महीने में एक्सपायर कर गए और उनका एक तरीके से ये गोल था कि आप हमारे नाम पे सिर्फ पेड़ लगाएं। और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पर्यावरणविद थे और उन्होंने तमाम जगहों पे जो है प्लांटेशन ड्राइव के काफ़ी कैंपेन चलाए। तो उसी के चलते उन्हीं की याद में हम लोग पिछले 4 सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और पिछले 2 सालों से लगातार बाकोरी गांव का जो ईस्टर्न पुणे में हिस्सा आता है, वहाँ पे जो है श्री चंद्रकांत वारघड़े जी के मार्गदर्शन पे ये पूरा प्रोग्राम हम लोग करते हैं। और इसकी शुरुआत अभी हुई है। अभी तमाम प्लांटेशन ड्राइव लगातार चलते रहेंगे और ये हम देश के अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं जहाँ तक भी हम और हमारी टीम का रीच है, जैसे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में और महाराष्ट्र में पुणे के 2-3 जगहों पर। तो आप लोग भी अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। यदि कोई आप योगदान राशि देना चाहते हैं, जो भी आपको सही लगता है, तो उसके लिए हम यूपीआई आईडी भी इसमें मेंशन कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं पहला सवाल। जेपी लेंका जी ने पूछा है, वाकड़ वर्सेस बानेर वर्सेस बालेवाड़ी, विच वन इज बेस्ट पिक इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट। देखिए जेपी लेंका जी, पहली चीज जो आपने तीनों लोकेशन कहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ पे हमें मैक्सिमम आरओआई मिलेगा। तो अब मैक्सिमम आरओआई का मतलब क्या हुआ कि आपका, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके कमेंट से, कि आप ये देख रहे हैं कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ग्रोथ ये कहाँ ज़्यादा मिलेगा फ्यूचर में। तो पहली चीज़, जो आप ये तीनों लोकेशन बानेर और बालेवाड़ी की बात कर रहे हैं, इसमें वाकड़ एक तरीके से देखिए तो ऑलरेडी यहाँ पे कोई ऐसा खास लैंड पार्सल बचा नहीं है। जो बीच बीच में छोटे छोटे पैचेज बचे हैं लैंड के, वहीं पे डेवलपमेंट चल रहा है। दूसरा, अगर आप बात बानेर की करिए, औंध के बाद बानेर जो है कहीं ना कहीं काफ़ी हायर प्राइसेस पे है, तो कोई आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं मिलेंगे आज की डेट में। यही कारण है कि बालेवाड़ी का डेवलपमेंट चालू हुआ। तो अगर आप फ्यूचर एप्रिसिएशन के लिए देख रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो मेरा सलाह ये रहेगा कि आप और भी लोकेशन एक्सप्लोर जरूर करें। और अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है, लोन नहीं लेने की जरूरत है, केवल आपको रेंटल इनकम को सोचना है, तो बिल्कुल आपको बानेर और बालेवाड़ी चूज करना चाहिए। लेकिन यदि आप अपने कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में भी सोचना चाहते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में आप तभी जीत पाएंगे, तभी आपके लिए सफल होगा जब आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो, यानी कि जो मूलधन आप लगा रहे हैं उसमें कितना एप्रिसिएशन हो रहा है। कई बार होता क्या है, जब एक लोकेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है और वहाँ पे रेट काफ़ी हाई होते हैं, तो जो भी लैंड पार्सल वहाँ पे, मान लीजिए कोई 2 एकड़ का है, कोई 1.5 एकड़ का है, कोई 3 एकड़ का लैंड पार्सल बचा है, तो उसमें जो प्रोजेक्ट्स आते हैं हम फटाफट वहाँ लेने के लिए पहुँच जाते हैं। कई बार अगर वो रेनाउंड बिल्डर नहीं है उतना ज़्यादा, तो उसके प्राइसेस भी जो है थोड़े कम होते हैं और हम वहाँ परचेज कर लेते हैं। पर ध्यान एक चीज़ दीजिए, बिल्डर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है ये देखिए, और कैसी क्वालिटी वो दे चुका है इस पे ध्यान दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अच्छे लोकेशंस पे भी आप कई ऐसे प्रोजेक्ट देखेंगे, कई ऐसे बिल्डरों को देखेंगे जहां पे डिलीवर तो हो चुका है, लेकिन समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है जब आप उसे रीसेल करने जाते हैं तो इजीली रीसेल होता नहीं है, या फिर जो वहां के लोकेशन का एक ट्रेंड चला आ रहा है, ट्रेंड इस हिसाब से चला आ रहा है कि आखिर वहां पे मान लीजिए 2 BHK की प्राइस 80 लाख रुपए है, आपको लगेगा कि मेरा भी तो कारपेट लगभग 750-800 का, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, तो मेरा भी फ्लैट जो है 70 लाख में बिक जाएगा। पर केवल स्पेस ही मायने नहीं रखता, उस पूरे सोसाइटी की सिचुएशन क्या है, कैसी एमिनिटीज़ है, कैसा वो दिख रहा है, ये सारी चीज़ें निर्भर करेंगी कि आप वहाँ पे एग्जिट कर पाएंगे कि नहीं। प्राइस मिलना न मिलना वो तो सेकेंडरी है। कई बार लोग अपना रीसेल पे फ्लैट डालते हैं और 6-6 महीने तक रीसेल नहीं होता, उसके कई कारण होते हैं। एक तो जो मार्केट प्राइस है सिर्फ उसी पे अटके रहते हैं, वो ये ध्यान नहीं देते जो लोग रीसेल कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी की इंडिविजुअल हालत क्या है। जब उनको समझ में आता है या जो लोग भी उन्हें गाइड करते हैं,
तब उन्हें कहीं ना कहीं प्राइस डाउन करके बेचना पड़ता है, क्योंकि वही एक टूल है जो ईजिली जो है रीसेल करने में हेल्प कर पाता है। इसलिए जब कभी भी आप प्रॉपर्टी लीजिए तो हमेशा बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखिए कि उनका पिछला प्रोजेक्ट कब डिलीवर हुआ है, क्या वो डिले तो नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, कहीं कोई फंड क्रंच तो नहीं है, कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज्वाइंट वेंचर में कर रहे हैं इस वजह से कुछ समस्याएं आ रही हैं। और आप मोटे तौर पे देखें कि बिल्डर जो है कितनी उसकी स्टेबिलिटी है, क्या बिल्डर स्टेबल है या नहीं है, क्या उसके पास फंड है अच्छा खासा या नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए जो आने वाला समय, क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या उस प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे। जब आप बेचने जाएंगे तो उसका कितनी कीमत आपको मिलेगी वो मायने रखता है। खरीदना तो बहुत आसान प्रोसेस है कि आपके पास पैसे हैं, आप देखेंगे कारपेट, उसका लेआउट, आपको थोड़ा बहुत लोकेशन समझ में आप खरीद सकते हैं, पर एग्जिट को ध्यान में रखते हुए खरीदिए। जितने लोग भी इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, जो अपने लिए घर देख रहे हैं, जाहिर सी बात है वो तो हर एक छोटी छोटी चीज़ को भी ध्यान देंगे, क्वालिटी हो, लोकेशन हो, एमिनिटीज़ हो, कैसा बिल्डर है, कैसा लेआउट है, वास्तु पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइट, वेंटिलेशन, एवरीथिंग। तो इन्वेस्टर को भी ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऐसी जगह आप इन्वेस्ट करिए अगर आपका बजट ठीक ठाक है, जहां पे एंड यूजर चाहता हूं, जिससे कि कल को जब आप रेंटल पे देने जाएं तो वहां पे बहुत ज़्यादा यूनिट रेंटल के लिए मार्केट में ना आ जाए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जो है सप्लाई हो जाएगी रेंटल की तो रेंटल आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर आप जो है लोकेशन डिसाइड करके और फिर बिल्डर पे आप मूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रविशंकर गौतम जी हैं, इनका सवाल है, इज धानोरी गुड प्लेस फॉर रेजिडेंशियल? बिल्कुल, रेजिडेंशियल के लिए अच्छा लोकेशन है। और अगर आप धानोरी की बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर आप पोरवाल रोड की बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि पोरवाल रोड का जो पूरा हिस्सा है वो लोहगांव के अंतर्गत आता है। तो पोरवाल रोड के पहले, यानी कि जो जकात नाका हुआ करता था, ऑक्ट्राय नाका, उसके पहले की आप बात कर रहे हैं, जो विश्रांतवाड़ी से सीधा रास्ता आपको जकात नाका और फिर लोहगांव के मेन गांव तक लेके जाता है आपको। तो इस रोड से लगे अगर किसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो नो डाउट अच्छा लोकेशन है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन जब आप इसके अंदर जाते हैं किसी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे तो वहाँ पे जो है कंजेशन चांसेस हैं अगर वो रोड वाइड नहीं है। क्योंकि जो 509 चौक की जिक्र हमने कई बार किया है, जो आपका एक तरीके से प्राइड आसियाना और आपका जो पोरवाल रोड है उसी के पैरेलल में बन रहा है, काफ़ी समय से अटका पड़ा है, लगभग पिछले 7-8 सालों से। पर उसमें नया डेवलपमेंट तभी हो सकता है जो बीच में डिस्प्यूटेड लैंड है, चाहे आप उसे मान के चलिए गंगा न्यू टाउन के आसपास का है, चाहे फिर वाटर टैंक के पास में जो है, या फिर जब आप धानोरी विश्रांतवाड़ी लोहगांव रोड को क्रॉस करके आगे कलवड़ बस्ती की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो रुकावटें हैं जब तक वो दूर नहीं होंगी तब तक वो नहीं बनेगा। और अगर वो नहीं बनेगा तो इस लोकेशन में जो कंजेशन है उसमें आसानी नहीं आ पाएगी, उसमें सहूलियत लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो ये एक समस्या है। अगर आप रोड के आसपास ले रहे हैं बिल्कुल आप रह सकते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा भी लोकेशन है अगर आपको मान लीजिए फ्यूचर में कभी वेस्ट में भी ट्रेवल करना पड़ा तो कंपेयर टू खराड़ी, वाघोली और बाकी लोकेशन केशव नगर वगैरह से ज़्यादा इजी होगा टूवर्ड्स वेस्ट आपको ट्रेवल करना, क्योंकि वहाँ से आप सीधा जो है पुणे पश्चिम की तरफ आसानी से जा पाएंगे। आगे चलते हैं। भाग्यश्री नायक नौरे जी का जो है कमेंट है, इनका सवाल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन मेंटेनेंस एंड प्रॉपर्टी टैक्स? देखिए, मेंटेनेंस तो आपके सोसाइटी का जो है एक तरीके से फंड है जो आप देते हैं, सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे वहाँ पे जो आपका क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, जो हाउस कीपिंग है, जो आपको पानी मुहैया कराया जा रहा है अगर टैंकर्स वगैरह लाए जा रहे हैं, जो एसटीपी चल रहा है उसका जो खर्चा है, प्लस जो सिक्योरिटी वहाँ पे है, प्लस जो कॉमन लाइटिंग है, लिफ्ट मेंटेनेंस है, ये सारा कुछ का जो खर्चा लगता है, ऑब्वियसली जो आपका मेंटेनेंस गार्डन को मेंटेन करने में लग रहा है, वहाँ के क्लब हाउस को मेंटेन करने में लग रहा है, जितनी भी चीज़ें आपके सोसाइटी में कॉमन यूज़ हो रही हैं उन सब का पैसा जितना खर्च आता है मंथली वो सब में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड किया जाता है। प्रोपोर्शनेटली यानी कि आपका कितना बड़ा फ्लैट है उसके अनुसार आपको वहाँ पे मेंटेनेंस भरना पड़ता है। जहाँ तक रही बात प्रॉपर्टी टैक्स की, तो ये कॉरपोरेशन कलेक्ट करता है। अगर कोई हिस्सा ग्राम पंचायत में है तो वहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं। साल में एक बार आपका आता है 1,500-2 हज़ार रुपये, और वो भी डिपेंड करता है आपके फ्लैट की साइज़ क्या है। लेकिन जब वो कॉरपोरेशन लिमिट में होता है तो
उसमें ये डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है। जितना पुरानी सोसाइटी होगी, जितना पुराना प्रोजेक्ट होगा, उसका प्रॉपर्टी टैक्स उतना कम होगा, क्योंकि वो पुराने रेट से उसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर वो घर आपका नया है तो प्रॉपर्टी टैक्स में ह्यूज डेविएशन है, 15% से लेके 30% तक का डेविएशन। यानी कि जो नए प्रॉपर्टी आपको मिल रहे हैं, इनका प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी टैक्स भी ज़्यादा होगा। तो ये एक बार आपको वैल्यूअर से कंफर्म करना चाहिए। पर जहां तक आपने डिफरेंस की बात की है, तो ये कॉरपोरेशन का मुद्दा है प्रॉपर्टी टैक्स। जो वो रोड के मेंटेनेंस करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, अगर वहां पे वाटर सप्लाई वो दे रहे हैं तो उसका पैसा, अगर नहीं दे रहे हैं तो भी उसका पैसा आपको देना ही पड़ता है। गार्बेज मैनेजमेंट कह लीजिए, स्ट्रीट लाइट्स कह लीजिए, जो कॉरपोरेशन करती है वहाँ पे, उन सब के लिए हर एक फ्लैट ओनर को, हर एक घर के ओनर को ये कंट्रीब्यूट करना ही पड़ता है, और उसी का नाम है प्रॉपर्टी टैक्स। गौरव बिंदाल जी हैं, हेलो सर, कैन यू प्लीज कंफर्म ऑन गार्बेज प्लान फॉर पूनवले, डिड यू गेट एनी कंफर्म न्यूज़। देखिए गौरव जी, आपसे तो फ़ोन पे भी चर्चा हो चुकी है, हमारे टीम से भी और मुझसे भी। फिर भी आपका ये जो सवाल है, इसे कई लोगों ने पूछा, इसलिए मैं इसे सवाल जवाब के सेगमेंट में ले रहा हूँ। इस पे हमने जो लास्ट अपडेट दिया था, एक तो पूनवले के वीडियो में बताया था, और हमने कहा था कि एक बार इसे कंफर्म करके दोबारा किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोबारा हमने जब लाइफ रिपब्लिक का वीडियो कवर किया आप लोगों के सामने, R17 वगैरह का, तो उसमें ये टॉपिक हमने ऐड किया हुआ था। इसमें देखिए, पूनवले में जो आपका फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड लगभग 55-60 एकड़ में फैला हुआ है। उसमें कुछ 25 से 30 एकड़ जो है लैंड पार्सल रेंट पे जो है लेने की बात चल रही थी कॉरपोरेशन की। अब जो आपका देहू रोड का जो गार्बेज प्लांट है, वहाँ पे 30-40 साल से जो डंप गार्बेज है उसको उठा के यहाँ पे डंप करने का पहला योजना है। तो इसमें भी अभी 2-3 रुकावटें हैं। पहली रुकावट तो ये है कि जो रेंटल डिमांड कर रही है फॉरेस्ट, वो कॉरपोरेशन देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पीछे उसके डिस्कशन हुए थे उससे अब में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ चुका है रेंटल में, लैंड के रेंटल में। तो वो एक मामला अटका हुआ है। दूसरा, जो पूनवले के रेजिडेंट्स हैं, उनका ये मानना है कि आप ऐसे कूड़े को अगर यहाँ ला के रखेंगे तो हम लोगों के लिए असुविधा होगी। जाहिर सी बात है, हवा के जरिए जो एक बदबू की समस्या है, तमाम मच्छर वगैरह की समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन ये मान के चलिए, अगर वहाँ पे गार्बेज या फिर डंपिंग पूरा एक लोकेशन अगर बनेगा, तो वो पूनवले का जो फॉरेस्ट लैंड है उसी हिस्से में आएगा। इधर उधर के चांसेस कम हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आजकल कॉरपोरेशन थर्ड पार्टी को दे रही है सेग्रीगेशन का काम, जैसे जो कूड़े आते हैं उसे सेग्रीगेट किया जाए, उसे क्रश किया जाए, और फिर उसको प्रॉपर जो है एक तरीके से स्टोर किया जाए, यानी जहाँ पे भी डंप करना उसे डंप किया जाए। तो उसके लिए कई और नए लोकेशन भी सुझाए जा सकते हैं, पर ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये रिहायशी इलाकों से थोड़े दूर हों, कम से कम इतनी दूर हों जहाँ से वहाँ पे रिहायशी इलाकों तक बदबू या मच्छर या किसी और अन्य वायरस या बीमारी की समस्या ना पैदा हो। आगे बढ़ते हैं, जयदीप सूर्यवंशी जी हैं, और इनका सवाल है, इफ लैंड टाइप इज शेती ना विकास एंड प्लॉट साइज इज 2 गुंठा, डेवलपर विल गिव अस 7/12 विद 6 पीपल, आई मीन कंबाइंड 7/12, दैट इज सेफ टू बाई दैट लैंड। देखिए, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कंबाइंड 7/12 होता है तो क्या वो प्लॉट लेना सेफ है या नहीं। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें आप ध्यान दीजिए। पहली बात, अगर आप उसे लेके तुरंत कंस्ट्रक्ट करने का सोच रहे हैं, तब आपके लिए वो सेफ नहीं है, पहली चीज़। क्योंकि अगर आप तुरंत ले रहे हैं, एक तो पहली चीज़ वो शेती ना विकास जोन है, वो R जोन में अभी आया नहीं है। दूसरा, आप एक कंबाइंड 7/12 पे हैं, आप उस पर कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे, कल को उस पर कुछ भी आता है ऑब्जेक्शन, तो डिमोलिशन भी हो सकता है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, परचेज के समय में कभी भी जब कंबाइंड 7/12 बनता है तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए उसमें 6 ओनर हैं, तो सबकी लैंड पार्सल बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर आपने 2 गुंठा जैसे मेंशन किया, आपका 2 गुंठा है, तो 6 के 6 लोगों का 2 गुंठा होगा, तो 12 गुंठे का एक साथ डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि कंबाइंड 7/12 बन रहा है, तो उसमें हर एक के नाम के सामने कितना प्लॉट एरिया है ये नहीं लिखा होता है 7/12 में। आपका एकूण एरिया कितना है, पूरा सामूहिक एरिया कितना है, वो लिखा जाता है। तो मान लीजिए 6 नाम है XYZ करके, तो उन सब का नाम आएगा और फिर टोटल एरिया आ जाएगा। तो कल को एक छोटा डिस्प्यूट ये क्रिएट हो सकता है कि किसका कितना प्लॉट है।
कल को जब आप बेचने भी जाएंगे कभी तो उन सब की सहमति भी लगेगी। तो इस चीज को ध्यान रखें कि अगर बराबर होगा तो कोई कुछ क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि सबका बराबर है, और दूसरा जो आपका एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है उसमें भी मेंशन होगा, तो दोनों तरफ से आप सेफ हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं किसी का 1.5 गुंठा है, किसी का 3 गुंठा है, किसी का 2 गुंठा है, तो इसमें डिस्प्यूट के चांसेस हैं। अब होगा नहीं होगा ये फ्यूचर की बात है, पर डिस्प्यूट इस पे क्रिएट किया जा सकता है। बाकी ओनर जिनका लैंड पार्सल कम है वो कह सकते हैं नहीं मेरा तो इतना ही हिस्सा बनता है क्योंकि कंबाइंड 7/12 है, इसके हिसाब से भले पेपर आपके पास है, पर डिस्प्यूट के लिए एक पॉइंट ही काफी है। क्योंकि आज की डेट में आप देखें जितने भी बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आपको छोटे बड़े डिस्प्यूट वहां पे जरूर मिलते हैं। क्यों? ऐसे ही तमाम जगहों से कहीं ना कहीं बंटवारे को लेके जब लैंड को डिवाइड किया जाता है वो कहीं मामला फंसा हुआ है, कहीं 7/12 का मामला फंसा हुआ है, कहीं जो कंबाइंड 7/12 है कुछ वहाँ थोड़े प्लॉट आ रहे हैं वो मामला फंसा हुआ है। तो डिस्प्यूट करने के लिए छोटी सी चीज़ काफ़ी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर कंबाइंड हो रहा है तो प्लॉट लीजिए, लेकिन सबका प्रोपोर्शन एरिया बराबर होना चाहिए, और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन तब करिए अगर आप वेट कर सकें वहाँ वो आर जोन में लोकेशन आ जाए तब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको लोन भी मिल जाएगा। और वहाँ पे तय एफएसआई के हिसाब से जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपको आने वाले समय में सारी सुविधाएं आसानी से मिल पाएंगी और आपको चैन की नींद भी आएगी। आगे चलते हैं, निशांत अग्रवाल जी हैं, इनका सवाल है, सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माई क्वेश्चन लास्ट टाइम, आई रियली नीड वन हेल्प फ्रॉम यू, होपफुली इफ यू कैन टेक दिस स्मॉल क्वेश्चन इन नेक्स्ट सवाल जवाब सेशन। Can Marha people use all the amenities like other normal residents people who paid full amount? Is there no rule that they can't use amenities? Sir, please answer this. बिल्कुल, देखिए निशांत अग्रवाल जी, पहली चीज जो माढ़ा का कंसेप्ट है, महाराष्ट्र हाउसिंग जो आपकी यूनिट है वो माढ़ा का कंसेप्ट क्यों लाई है? जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो बड़े फ्लैट नहीं खरीद सकते हैं, उनको भी आवासीय क्षेत्र में वही सुविधा मुहैया कराई जा सके जो महंगे और बड़े फ्लैट ले रहे हैं। इसीलिए कॉरपोरेशन में जितने कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें तमाम रूल रेगुलेशन है, लेकिन आपको आमतौर में समझिए तो आपको माढ़ा बनाना अनिवार्य है। अब अगर आप माढ़ा बना रहे हैं और वो प्रीमाइसेस का हिस्सा है तो आप उनको एमिनिटीज़ को यूज करने के लिए नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जो उनका पैसा कम लग रहा है उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो अगर उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देखेंगे, इट इज़ नॉट एज गुड एज नॉर्मल फ्लैट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अगर आप जिस फ्लैट को ले रहे हैं उससे अगर आप उसकी गुणवत्ता का टेस्ट करेंगे तो बराबर नहीं आएगा, एक चीज़। दूसरा, उनका साइजेस भी कम है। तीसरा, वो ऐसे फ्लैट्स में आपको टेरेसेस, जो एलिवेटेड टेरेसेस होते हैं वो देखने को नहीं मिलते, बैल्कनी जरूर वहाँ पे मौजूद होती है। तो वो चारों तरफ से तो उनका हर तरफ से पैसा कम ही हुआ है ना, उसके बाद भी वो पैसा पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो उनका हक है, अगर एक ही प्रीमाइसेस में है तो बिल्कुल वो एमिनिटीज को यूज करेंगे। लेकिन अगर माढ़ा का अलग सेगमेंट बनाया गया है, मान लीजिए आप जो है एक प्रीमाइसेस में रह रहे हैं और उसी बिल्डर को माढ़ा बनाना अनिवार्य था, तो उसने बनाया माढ़ा और उसको एक गेटेड कम्युनिटी और उनके लिए छोटी मोटी जितनी एमिनिटीज देनी चाहिए थी, जितना अनिवार्य था, उन्होंने अलग से दे दिया है। अगर वैसे एमिनिटीज जो है अनिवार्य नहीं होता माढ़ा बनाने के बाद, पर कई बिल्डर दे देते हैं, तो वो आपके सोसाइटी में नहीं आएंगे। लेकिन अगर एक ही प्रीमाइसेस में तो आप नहीं रोक सकते। हाँ, एक चीज जरूर होती है, अगर कोई बड़ी सोसाइटी है, वहां पे मल्टीपल क्लब हाउसेज हैं, मल्टीपल चीजें हैं, या स्विमिंग पूल इस तरीके का है कि कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, तो सोसाइटीज कई बार ऐसा करती हैं कि नॉर्मल लोग भी जो फ्लैट ले रहे हैं उनको एक्स्ट्रा जो है पेमेंट करना पड़ता है टू यूज ऑल दैट एमिनिटीज। अगर ऐसा कुछ है तो आप भी जब यूज करने जाएंगे तो आपको पैसा देना होगा, वो भी यूज करने जाएंगे तो उनको भी पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सोसाइटी का नॉर्म है। लेकिन आप नॉर्मल जो एमिनिटीज हैं, जो वन टाइम आप पैसा पे कर रहे हैं और उसे हमेशा यूज कर रहे हैं, जैसे गार्डन हो गया, चिल्ड्रंस प्ले एरिया हो गया, जिम्नेशियम हो गया, तो इन सब के लिए आप उन्हें नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उनको इसीलिए तो उस प्रीमाइसेस में फ्लैट अलॉट किया गया है, जिससे कि वही सारी सुविधाएं वो भी ले सकें जो आप ले रहे हैं। उन्होंने पैसा कम दिया है तो उनको कम एरिया मिला है, और गवर्नमेंट ने उसमें भी कुछ सपोर्ट किया है, और बिल्डर की तरफ से भी सपोर्ट मिला है, क्योंकि माढ़ा के लिए सेपरेट एफएसआई भी गवर्नमेंट अलॉट करती है। तो आशा करते हैं इसमें जो भी आप लोगों ने सवाल किया है इसका जवाब मिल पाया होगा। और आज पूरा दिन जो है हम लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव किया है, इसलिए आज इस एपिसोड को हम लोग लाइव नहीं कर रहे हैं।
आशा करते हैं कि आप लोग जो है अपने सवाल लगातार पूछते रहेंगे और सौदागर के वीडियोज आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि लगातार हम लोग लाइव सेशंस आप लोगों के सामने ला रहे हैं। जो भी आपके मन में दुविधा है उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी कुछ प्रोजेक्ट का प्रीव्यू चाहते हैं बताते रहें, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन वो डिटेल, वो रिव्यू आप तक जरूर ले आएंगे। अपना आशीर्वाद, अपना आशीष इसी तरीके से बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।